हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट, केबीएस और आने वाले सुपरटेट की वैकेंसी जो उसके लिए हम साइकोलॉजी के प्रैक्टिस सेट स्पेशली यह सेशन होगा आपका सीटेट के लिए, जो कि मनोविज्ञान का होगा, सीडीपी का होगा। सीडीपी पढ़ने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है कि यदि आपने सीडीपी अच्छे से पढ़ लिया है तो इससे आपको हेल्प मिलेगा ईबीएस से क्वेश्चन बनाने में। यानी कि जो भी आप इसमें पढ़ेंगे उससे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा और भी सब्जेक्ट को सॉल्व करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं, जो केबीएस की वैकेंसी आई है वो 5 तारीख से ऑनलाइन होगा, उसके लिए भी सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकायदा हम यदि इसके बाद एक वीडियो लाएंगे, उसमें बताएंगे कि हम जो है इसके साथ साथ क्या क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं। यही सबसे पहले हम मनोविज्ञान शुरू कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम मैथ भी शुरू करेंगे, संस्कृत और भी सारे सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इसी महत्वपूर्ण सेशन की। पहला क्वेश्चन लेते हैं। किस व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या फिर जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सबसे पहले तो एक बात यहाँ से निकल के आ रही है कि इसमें आपको दो चीज़ मिलेगा, इसका आंसर तो मिलेगा ही, और उसके साथ साथ मिलेगा कि व्यवहारवादी, यानी कि व्यवहारवादी ये कौन है, जो एक व्यवहारवादी भी हैं, फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन या फिर होलजिंगर। तो यह वाटसन है। वाटसन ने ही कहा था कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो और मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। होता भी ऐसा है कि किसी छोटे से बच्चे को आप जिस माहौल में ढालेंगे वो बच्चा उसी माहौल में ढलता चला जाएगा। तो इनका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और सी ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राचीन या ग्रीक युग में किसका अध्ययन मनोविज्ञान का विषय था? चेतना का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन या फिर मन का अध्ययन। ये बात हो रही है प्राचीन या ग्रीक युग में। उस समय मनोविज्ञान किसका एक विषय था? तो उस टाइम जो मनोविज्ञान था वो आत्मा का अध्ययन था। दैट मीन्स सी विल बी राइट। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल, फ्रायड या फिर थॉमसन ने। तो अभिप्रेरणा या फिर मूल प्रवृत्ति जो इसका सिद्धांत दिया है, यह दिया है किसने? यह दिया है मैकडूगल ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हम उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि जो भी स्टूडेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए क्या खेल उचित होता है या फिर ज़रूरी होता है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, या फिर डी, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो खेल में क्या होगा? जब भी कोई बच्चा खेल खेलेगा तो उसमें क्या करेगा? वो सहयोग एवं संतुलन का क्या करेगा? विकास करेगा। दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग उसमें ए के साथ जाना चाहेंगे, लेकिन एक पूर्णतः सही नहीं है। इसमें सहयोग की भावना होती है, टीम भावना होती है यदि आप साथ में खेलते हैं तो क्या है? डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सत्तावादी, अधिनायकीय, अनुमतिपरक या फिर सुविधादाता। तो एनसीएफ 2005 हम लोग कभी इसको भी कवर कर लेंगे, एनसीएफ 2005 को भी। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है? इसके अनुसार जो शिक्षक की भूमिका है वो क्या होगा? सुविधादाता की होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, सी, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, या फिर डी है, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ये नहीं करना है कि मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पे और बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं और वो कुछ कहना चाहते हैं या फिर कुछ बताना चाहते हैं, तो उनकी आवाज़ को आप सुनेंगे और उनकी बातों को प्रमुखता देंगे। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो कि उसमें जो है वो कुछ बताना चाहते हो और अपनी जो है अनुभव को साझा या फिर शेयर करना चाहता हो, तो उसमें क्या करना है आपको? उसको मतलब उसकी बातों को सुनना है, उसको प्रमुखता देना है। ये क्या है? ये शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा का। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों के द्वारा की गई शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियां बच्चों को कमज़ोर, उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, या फिर डी है,
कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो शिक्षार्थियों द्वारा की गई जो गलतियाँ होती हैं उस पर क्या डिसीजन आपका होना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? तो करना चाहिए उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, यानी कि जो भी वो करते हैं वो समझना चाहिए। तो सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर संवेदी गति? तो पियाजे ने दिया है क्या? संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। इसमें बात करेंगे जो संवेदी प्रेरक अवस्था है वो कितनी है? 0 से 2 वर्ष है। संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा ए। इसमें एज क्या है? 2 से 7 वर्ष। और एक आता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, वो आता है 7 से 11 वर्ष। और एक आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, वो आता है 11 से 15 वर्ष। यह आता है 11 से 15 वर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर है ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दैट मीन्स ए विल बी राइट। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? यह निश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, या फिर डी है कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो क्या होना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षिका यानी कि टीचर की भूमिका यह होनी चाहिए क्या? सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो या फिर मिले। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, या फिर डी है बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका जो है वह कैसी होनी चाहिए? यह होनी चाहिए सीखने हेतु अच्छे सुलभकर्ता की। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चे को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चे को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, या फिर बच्चे को सभी कुछ पढ़ाने की। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का अर्थ क्या है? सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या फिर डी है शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो सतत मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है? यह है शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सी ऑप्शन सही है। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती हैं: अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धिलब्धि 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो भी प्रतिभाशाली बालक होगा उसमें क्या क्या होगा? वह जो होगा अधिक महत्वाकांक्षी भी होगा, बुद्धिलब्धि 110 से ऊपर भी होगी, और विस्तृत शब्दकोश यानी कि सभी के सभी इसमें ये उपलब्धि या विशेषता होती हैं। तो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? आइए देखते हैं। उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा ना दोहराए, प्रिंसिपल को बताएंगे, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, या फिर बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो कोई बच्चा यदि लेट से आता है तो उसको जानना होगा ना कि आप यानी कि वो बच्चा लेट क्यों आता है। ये नहीं कि आप उसे तुरंत डांट दें, पहले जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों ऐसा करता है, तब ना कुछ बताएगा। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संवेग की उत्पत्ति होती है आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, संप्रत्ययों के निर्माण से। तो संवेग की उत्पत्ति कैसे होती है? जो इसकी उत्पत्ति होती है वो होती है मूल प्रवृत्तियों से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और मैकडूगल ने संवेगों की उत्पत्ति जो है मूल प्रवृत्तियों से बताई है, ऐसा होता है। और इसने कुल 14 प्रकार के क्या बताई हैं? संवेग बताए हैं। तो ये किसने बताया है? मैकडूगल ने टोटल 14 प्रकार की संवेग भी बताए हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अभिप्रेरणा, समायोजन, सीखना या फिर चिंतन। तो गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अभिप्रेरणा है, समायोजन है, सीखना है, या फिर चिंतन है। तो यह क्या है? यह सीखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति या फिर हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। इसको कहते हैं नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें कि आपको कैसा सेशन लग रहा है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर संवेदी गति। तो पियाजे ने दिया है क्या? संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। इसमें बात करेंगे जो संवेदी प्रेरक अवस्था है वो कितनी है? 0 से 2 वर्ष है। संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा ए। इसमें एज क्या है? 2 से 7 वर्ष। और एक आता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, वो आता है 7 से 11 वर्ष। और एक आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, वो आता है 11 से 15 वर्ष। ये आता है 11 से 15 वर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर है ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दैट मीन्स ए विल बी राइट। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? यह निश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, या फिर डी है कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो क्या होना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षिका यानी कि टीचर की भूमिका यह होनी चाहिए क्या? सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो, या फिर मिले। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, या फिर डी है बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका जो है वह कैसी होनी चाहिए? यह होनी चाहिए सीखने हेतु अच्छे सुलभकर्ता की। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चे को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चे को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, या फिर बच्चे को सभी कुछ पढ़ाने की। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का अर्थ क्या है? सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या फिर डी है शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो सतत मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है? यह है शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सी ऑप्शन सही है। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती हैं: अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धिलब्धि 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो भी प्रतिभाशाली बालक होगा उसमें क्या क्या होगा? वह जो होगा अधिक महत्वाकांक्षी भी होगा, बुद्धिलब्धि 110 से ऊपर भी होगी, और विस्तृत शब्दकोश यानी कि सभी के सभी इसमें ये उपलब्धि या विशेषता होती हैं। तो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? आइए देखते हैं। उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा ना दोहराए, प्रिंसिपल को बताएंगे, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, या फिर बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो कोई बच्चा यदि लेट से आता है तो उसको जानना होगा ना कि आप यानी कि वो बच्चा लेट क्यों आता है। ये नहीं कि आप उसे तुरंत डांट दें, पहले जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों ऐसा करता है, तब ना कुछ बताएगा। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संवेग की उत्पत्ति होती है आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, संप्रत्ययों के निर्माण से। तो संवेग की उत्पत्ति कैसे होती है? जो इसकी उत्पत्ति होती है वो होती है मूल प्रवृत्तियों से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और मैकडूगल ने संवेगों की उत्पत्ति जो है मूल प्रवृत्तियों से बताई है, ऐसा होता है। और इसने कुल 14 प्रकार के क्या बताई हैं? संवेग बताए हैं। तो ये किसने बताया है? मैकडूगल ने। टोटल 14 प्रकार की संवेग भी बताए हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अभिप्रेरणा, समायोजन, सीखना या फिर चिंतन। तो
गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अभिप्रेरणा है, समायोजन है, सीखना है या फिर चिंतन है? तो यह क्या है? यह सीखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति या फिर हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति? इसको कहते हैं नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें कि आपको कैसा सेशन लग रहा है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।